गवर्नमेंट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन करते हुए वर्ष 2013 में पहुंचे हैं। हम लोग वर्ष 2013 की जो निरस्त परीक्षा थी, कैंसिल एग्ज़ाम था, उसमें 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरी क्लास करेंगे। क्लास का उद्देश्य आप सबको पता है, एथेंटिक आंसर प्राप्त करना तथा उसके साथ में जो नए प्रश्न बनने की संभावना है उनको देखना। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग शेयर करें ताकि चैनल का विस्तार हो और चैनल द्वारा प्रदान किए जा रहे कंटेंट आइडियाज़ को अन्य सब लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए हम लोग जो है आज की अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं, जो वर्ष 2013 निरस्त परीक्षा पीजीटी इतिहास की तीसरी क्लास है और क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय दिया जाता है? यह प्रश्न है। ए है धर्मपाल, बी है देवपाल, सी है विजय सेन, डी है लक्ष्मण सेन। तो नया संवत इन सब में जो है चलाने का श्रेय दिया जाता है लक्ष्मण सेन को। तो अब समझा जाए लक्ष्मण सेन हैं कौन और इनसे और कौन से नए प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बंगाल में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, पाल वंश का शासन था। पाल वंश के बाद सेन वंश की सत्ता कहाँ पर स्थापित होती है? बंगाल में सेन वंश की सत्ता स्थापित होती है। इस सत्ता की स्थापना करता है सामंत सेन। अगर आपसे पूछे परीक्षा में सेन वंश की स्थापना किसने की, तो आपका उत्तर होगा सामंत सेन। और इस सेन वंश में कई शासक हुए, बल्लाल सेन, विजय सेन। उसी कड़ी में अंतिम महान शासक थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जिन्होंने 1178 से 1205-6 ईस्वी तक बंगाल और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन किया। लक्ष्मण सेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उसको जानना जरूरी है। इन्होंने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे अश्वपति, गजपति, नरपति, परम भट्टारक। पूछ लेगा किसने ये उपाधियां धारण की। गौड़ेश्वर, परम भट्टारक, गौड़ेश्वर और परम भागवत। ये देखा आपने, ये भी नया क्वेश्चन बन सकता है ना आपकी परीक्षा में। तो आगे चलते हैं, इसके आगे लक्ष्मण सेन के ही बारे में हम लोग बात करेंगे। लक्ष्मण सेन ने जो है पुरी, उड़ीसा, उड़ीसा ने पुरी, काशी, पूरी उड़ीसा में है ना, इसलिए बात आई। काशी और प्रयाग में क्या किया? विजय स्तंभ की स्थापना की। विजय स्तंभ की स्थापना की लक्ष्मण सेन ने। और लक्ष्मण सेन के समय 1202 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अटैक किया, उनकी राजधानी नादिया पर। और आक्रमण इतना शक्तिशाली था कि लक्ष्मण सेन जो है अपनी राजधानी छोड़ करके भाग गया था। सेन क्या किए थे? ये भाग गए थे अपनी राजधानी छोड़ करके। लक्ष्मण सेन क्या किए? भाग गए। इसके अलावा
लक्ष्मण सेन ने, अभी बात हो रही थी कि संवत किसने चलाया था, तो इन्होंने एक नया जो है लक्ष्मण संवत चलाया था। इस संवत के प्रारंभ के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन यह सहमति बनती है कि 1119 ईस्वी में इन्होंने लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया। इसकी डेट 1119 रखी गई। संभवतः यह जो है इनके जन्म का वर्ष रहा हो। और ये जो है विद्वान थे लक्ष्मण सेन, और इनके जो पिताजी थे विजय सेन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दान सागर, और उन्होंने एक पुस्तक प्रारंभ की थी अद्भुत सागर, अद्भुत सागर। और इस अद्भुत सागर को पूरा करवाया था, इस अद्भुत सागर को पूरा करवाया था किसने? लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण ने इसको पूरा करवाया था। इसके अलावा उसके कुछ जो है वो कवि था, उसके कुछ जो है कविता जो है, कुछ कविताएं, एक पुस्तक है सदुक्ति कर्णामृत। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है सदुक्ति कर्णामृत, जिसके रचयिता हैं श्रीधर दास। जिसके रचयिता कौन है? श्रीधर दास हैं। इसमें कुछ कविताएं जो है लक्ष्मण सेन की भी प्राप्त होती है। श्रीधर दास जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि और कुछ कवि थे जिनकी रचनाएं बहुत फेमस हैं, अभी बात करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगी। एक है रचना गीत गोविंद, गोविंद। दूसरी रचना है पवनदूत। तीसरी रचना है ब्राह्मण सर्वस्व। पवन दूत। और देखो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं जयदेव हैं, बहुत प्रसिद्ध रचना है। पवन दूत के रचनाकार कौन है? धोई, पूछ लेगा परीक्षा में। और ब्राह्मण सर्वस्व के जो है हलायुद्ध हैं। और हलायुद्ध जो है न्यायाधीश थे लक्ष्मण के समय में, न्यायाधीश, और उनके मंत्री थे। इतना समझ में आया? न्यायाधीश और उनके मंत्री थे। गीत गोविंद जो जयदेव का है, यह राधा और कृष्ण के मिलन और वियोग पर रचा गया, इसकी रचना हुई है। पवन दूत का धोई है जो ये कालिदास की रचना है, मेघदूतम, उसकी परंपरा का है। और इसमें एक यक्ष जो है यक्षिणी से प्रेम करता है, उसके विरह में वह उसको संदेश भेजता है यक्ष पवन के साथ। पवन माने वायु, उसका संदेश लेकर जाती है। वही रचना पवनदूत में की गई है। और जो हलायुद्ध का जो ब्राह्मण सर्वस्व है, ये धर्म शास्त्रीय ग्रंथ है, धर्म शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें ब्राह्मण के आचार विचार व्यवहार नैतिक नियम इन सब के मामले में, इन सब के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। अब आप समझ गए होंगे, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पाल वंश के ध्वंसावशेषों पर 1050 में सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। सेनों ने लगभग 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बंगाल और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन किया। सेन वंश का अंतिम महान शासक लक्ष्मण सेन 1178 से 1205 था। विश्व रूप सेन के मदन पाड़ा अभिलेख के अनुसार उसने अश्वपति
गजपति, नरपति, परम भट्टारक, गौणेश्वर आदि उपाधियां धारण की थी। उसने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। उसने पुरी, काशी और प्रयाग में विजय स्तंभों की स्थापना की। उसने कन्नौज, बनारस, इलाहाबाद तक सैनिक अभियान किए। कलिंग एवं कामरूप पर भी आक्रमण किया था। 1202 ईस्वी में तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी ने उसकी राजधानी नादिया पर आक्रमण किया। यह आक्रमण इतना भीषण था कि लक्ष्मण सेन इससे आतंकित होकर राज्य छोड़कर भाग गया। लक्ष्मण सेन ने नवीन लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया, जो 1119 ईस्वी से प्रारंभ होता है। उसने अपने पिता बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा कराया। उसके द्वारा विरचित कुछ कविताएं सद्युक्त कर्णामृत में प्राप्त होती है, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि श्रीधर दास ने किया था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक रचयिता कला हलायुध निवास करते थे। हलायुध उसका प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। अब आप इस प्रश्न पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, नए बन सकते हैं, उन सबको समझ लिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 52 है, भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, बी है लॉर्ड लिटन, सी है लॉर्ड कैनिंग, डी है लॉर्ड रिपन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित रूप से जो है अगर किसी ने प्रारंभ किया है तो है लॉर्ड रिपन, इसलिए विकल्प आपका डी, ऑप्शन डी है, करेक्ट है। लॉर्ड रिपन ने किया क्या था? 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन पर संकल्प लाया था। स्थानीय स्वशासन पर संकल्प लाया था। ये लाया था रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, ये लाया। इसके द्वारा इसने क्या किया कि जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय, इनमें इसने गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की संख्या की व्यवस्था की। गैर निर्वाचित हों, नहीं गैर निर्वाचित नहीं, निर्वाचित, निर्वाचित और गैर सरकारी, ऐसे लोग जो सरकारी ना हो उनको निर्वाचित करके स्थानीय निकाय में व्यवस्था की। इसी व्यवस्था के कारण रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। मतलब रिपन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया कहा जाता है रिपन को। आइए और चीजें देख लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नेंस को सबसे पहले व्यवस्थित रूप से लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया। रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन पर संकल्प रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नेंस जारी किया। स्थानीय निकायों यथा नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों में निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने पर जोर दिया। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी देकर उन्हें स्वशासन का अनुभव दिलाना उसका उद्देश्य था। जहां तक संभव हो स्थानीय निकायों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, बहुमत की ही बात की। नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों के अध्यक्ष पद पर भी भारतीयों को नियुक्त करने की परिकल्पना की गई। स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र के अनुसार कर लगाने और खर्च करने की सीमित वित्तीय स्वायत्तता दी गई। यह संकल्प भारत में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम था।
लॉर्ड रिपन को इस संकल्प के कारण भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अभी हम लोगों ने बात की, समझ गए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ए है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, बी है बदायूनी, सी है अबुल फजल और डी है ख्वांद अमीर। तो देखिए, तबकात अकबरी की रचना की थी, ऑप्शन ए इसमें सही है। ऑप्शन ए क्या है? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने किया था। ये जो है अकबर के मीर बख्शी थे, अकबर की सेना में मीर बख्शी थे। इनकी तबकात नासिर की एक विशेषता है, इसमें ही खलीफा का षड्यंत्र, खलीफा का षड्यंत्र का वर्णन है। खलीफा का षड्यंत्र क्या है कि जब बाबर के बाद हुमायूं को गद्दी पर बैठाने की बात चल रही थी, तब खलीफा ने मेहदी ख्वाजा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया था जो विफल हो गया और हुमायूं को गद्दी मिली थी। उसका वर्णन निजामुद्दीन अहमद करता है। अब आइए और जो नए प्रश्न बने उसको देख लेते हैं। बदायूनी का पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। इनकी रचना है मुंतखब उल तवारीख, और इसको कहते हैं हिंदुस्तान का आम इतिहास। क्या कहते हैं इसको? हिंदुस्तान का आम इतिहास के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपको पता रहना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। अगला है अबुल फजल, जो अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। इनकी प्रसिद्ध रचना है अकबरनामा। अकबरनामा के 3 भाग हैं और जो तीसरा भाग है वो है आइन ए अकबरी। इसलिए अगर ये पूछे अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी, आपको बेधड़क बता देना है अबुल फजल ने की थी। ये तीसरे ख्वांद अमीर हैं। इनको जो है हुमायूं ने एक उपाधि दी थी अमीर ए अखबार। अगर ये पूछा जाए अमीर ए अखबार की उपाधि किसकी है, तो है ख्वांद अमीर की है। किसने दिया था? हुमायूं ने दिया था। ये उपाधि दी थी किसने? हुमायूं ने दिया था। इनकी जो रचना है ये है कानून ए हुमायूं, कानून ए हुमायूं या कानून ए हुमायूनी मिलता है कहीं। इसमें इन्होंने जो है पुस्तक हुमायूं को समर्पित किया था और उसकी प्रशंसा की है। और वह ख्वांद अमीर हुमायूं को सिकंदर के समान बताता है। हुमायूं को क्या कहता है? सिकंदर ए आजम। अगर ये प्रश्न कभी बनता है आपकी परीक्षा में कि सिकंदर ए आजम की उपाधि ख्वांद अमीर ने किसको दी थी, तो आपको उत्तर आएगा हुमायूं को दिया था। यहाँ से निश्चित तौर पर आपको ज्ञानवर्धक चीजें प्राप्त हुई होगी। यह पहले भी पूछा गया है। आपको क्या करना है, गैमेट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में जाइए, पीजीटी प्रवक्ता वर्ष 2005 के पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 17 पर देखिए, यही प्रश्न आपको मिलेगा। अगला है 54, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। ए है मोहनजोदड़ो से, बी है हड़प्पा से, सी है कालीबंगन से, डी है लोथल से। ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, ये आपको हर समय पता होना चाहिए। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं हमको, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, काली बंगा से। तो काली बंगा के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था मिलाने के लिए, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। इसका क्या मतलब होता है? काले रंग की चूड़ियां। ये है कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के पहले गंगानगर जिले में था, अब गंगानगर से एक हनुमानगढ़ जिला बन गया है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़
जिले में। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था एएन घोष ने। इन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी। और इसकी जो है खुदाई या उत्खनन जिसको कहते हैं, उत्खनन का कार्य यहां पर किया था बीबी लाल और बीके थापर ने। बीबी लाल और बीके थापर ने यहां पर उत्खनन का कार्य किया था। और यहां पर दो अवस्था पाई जाती है, एक प्राक हड़प्पा, दूसरा विकसित। दूसरा क्या? विकसित। प्राक हड़प्पा चरण और विकसित हड़प्पा चरण पाए जाते हैं। प्राक हड़प्पा चरण से ही जुताई के साक्ष्य मिलते हैं। जुताई तिरछी जुताई है, ये देखिए। उसके बाद समकोण पर काटती है एक दूसरे को। तो यहाँ जो है तिरछी और जालीदार जुताई मिली है। जुताई की विशेषता है, कैसी है? तिरछी है, वह कैसी है? जालीदार है। और जो हराइयाँ नजदीक की थी, पास की थी, उनमें चना बोया गया था। जो हराइयाँ दूर की थी उनमें सरसों। समझ गए? और यहां पर जो है सबसे पहले भूकंप आने का साक्ष्य मिलता है। और जब भूकंप आता है तो प्राक हड़प्पा कालीन जो है इसका चरण उस भूकंप से समाप्त हो जाता है। एक प्रश्न यहां से बहुत महत्वपूर्ण पूछता है कि अग्निवेदी के साक्ष्य, तो आपको कालीबंगन से मिलेगा 7 अग्निवेदियों के। आइए आगे इसको देख लेते हैं। कालीबंगा से प्राक सैंधव काल से संबंधित एक जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई है। एक और हराइयां पूरब पश्चिम में, दूसरी ओर उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई गई हैं। दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जालीदार जुताई का नमूना प्रस्तुत करती हैं। कम दूरी की हराइयों में चना, ज्यादा दूरी की हराइयों में सरसों बोया गया था। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में है, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला बन गया है। में घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1953 में एएन घोष तथा उस उत्खनन 1960-61 में बीबी लाल और बीके थापड़ द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? एक काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं, जिसके कारण प्राक हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 2700 से 2600 ईसा पूर्व में हो गया। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। यहाँ से जो भवन मिले हैं कच्ची ईंटों के बने हैं, किंतु नालियां, कुआं एवं स्नानागार पक्की ईंटों से निर्मित है। यहाँ से सार्वजनिक नालियों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। व्यक्तिगत घरों में जो नालियां हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य, लकड़ी से बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य जो है कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। इसको आप समझे रहिए। कालीबंगा से 7 हवन कुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, बार बार पूछा जाता है। यहाँ से 100 के अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों के साक्ष्य मिले हैं, चाहे जलाने को हो चाहे समाधान करने को हो। यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं तथा अंडाकार कब्र, अगर पूछे अंडाकार कब्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो कालीबंगा हमको लगा देना है। जल्दी से देख लीजिए इसको। यहाँ से ऊंट की हड्डियों के अवशेष प्राप्त होते हैं।
हाथी दांत के कंघी के साथ मिला है, कंघी मिली है बाल संवारने वाली, हाथी दांत से बनी हुई है। यहाँ से फर्शों के निर्माण में अलंकृत ईंटों के साथ मिले हैं। ईंट ऐसे हैं जिनमें सजावट है। पकी मिट्टी का पैमाना स्केल, कच्ची टेराकोटा लय पैमाना, रेत घड़ी, कांसे से निर्मित बर्तन, लेख युक्त बर्तन जिसमें लिखा हुआ है, पैर से चालित चक्की, पैर से चलाई जाने वाली चक्की के भी साथ जो है कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। यहाँ से एक बालक का कपाल खंड मिला है और उस कपाल में छेद किए गए हैं, समझ रहे हैं? 6 छेद हैं। यह शल्य क्रिया का, सर्जरी का, शल्य क्रिया का प्रमाण है जो कालीबंगा से मिला है, समझ रहे हैं? यहाँ से 2 मृण पट्टिकाओं के साक्ष्य मिले हैं जिस पर सींग युक्त देवता का चित्र अंकित है। सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब कालीबंगन के संबंध में, कालीबंगा के संबंध में कोई भी प्रश्न कहीं से घुमा के पूछेगा, आप अगर इसको पता रहेगा तो आप निश्चित तौर पर सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है 55 है, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजराज प्रथम, बी है राजाधिराज, सी है राजेंद्र प्रथम और डी है विजयादित्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? गंगैकोंड चोलपुरम या गंगैकोंडई की उपाधि किसने धारण की, या बंगाल के किस राजा को गंगा के पूर्वी अभियान के दौरान राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया था? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना उसी चोल शासक ने करवाई थी जिसने गंगैकोंडई की उपाधि ली, वो है राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। हुआ क्या था कि राजेंद्र प्रथम ने अपने पुत्र, उनके पुत्र थे विक्रम चोल, इनकी लीडरशिप थी, नेतृत्व, इनके नेतृत्व में राजेंद्र प्रथम के समय में पूर्वी गंगा घाटी का अभियान हुआ था। कहाँ का? पूर्वी गंगा घाटी अभियान किया था। इस अभियान में उसने जो है उड़ीसा, बस्तर, बंगाल इत्यादि पूर्वी गंगा घाटी के राज्यों को पराजित किया था। इसको पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि ली या गंगैकोंड की उपाधि धारण की। एक प्रश्न पूछता है, जब यह अभियान किया था राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? तो इसका उत्तर है महिपाल प्रथम। और यह जो है आपकी परीक्षा पीजीटी में एक बार पूछा गया है। अब जब उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण कर ली तो उसके बाद त्रिचनापल्ली में है, कहां पर? त्रिचनापल्ली में उसने जो है स्थापना की गंगैकोंड चोलपुरम, गंगैकोंड चोलपुरम। यही तो प्रश्न है, देखिए ऊपर, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाई थी। यहीं पर एक इन्होंने तालाब बनाया था जिसको कहते हैं चोल गंग तड़ाग, और इसको जो है गंगा के जल से अभिषिक्त करवाया था। ये कहानी थी इनके संबंध में। इससे पहले आप देखिए पीजीटी प्रवक्ता प्लेलिस्ट पे जो जाइएगा गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के 2009 का क्वेश्चन है, 5वीं क्लास थी, 171 में देखिए एक प्रश्न पूछा था गंगैकोंड की उपाधि किसने धारण की, उसमें ये सब बातें बताई गई है, वहां से देख सकते हैं आप। प्रश्न है 56 है,
चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए उज्जैन, बी है कन्नौज, सी है खजुराहो, डी है ग्वालियर। तो चंदेल कला का जो प्रमुख केंद्र था वह कौन सा था? खजुराहो। ये खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, छतरपुर में है ना। और यहां से जो है हमको क्या मिले हैं? नागर शैली के मंदिर मिले हैं। नागर शैली के मंदिर मिले हैं। इन मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। और इसमें आपने कंडरिया महादेव का मंदिर सुना होगा, जिसको चंदेल शासक विद्याधर ने बनवाया था। यह प्रश्न आपको पूछा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के ही प्लेलिस्ट है पीजीटी प्रवक्ता वर्ष 2010 के दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 30 पे देखिए, पूछा है कंडरिया महादेव मंदिर बनवाया था, ये विद्याधर चंदेल के बारे में क्वेश्चन है। वहां पर आपको A to Z खजुराहो मंदिर और चंदेल कला के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 57। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद में, बी है छांदोग्य उपनिषद में, सी है कठोपनिषद में, डी है केन उपनिषद में। ये आपके पीजीटी में इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसका उत्तर है कठोपनिषद। कठोपनिषद इसका आंसर है, आंसर सी इसका सही है। ये यजुर्वेद का, किस वेद का? यजुर्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। दूसरा, इसमें यम और नचिकेता के बारे में बताया गया है। तो हम समझ ले यम और नचिकेता है कौन? यम है मृत्यु के देवता, नचिकेता है एक ऋषि थे वाजश्रवस, वाजश्रवस के पुत्र थे नचिकेता। वाजश्रवस ने यह संकल्प लिया, यज्ञ करवाया, एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में संकल्प लिया कि मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा। तब बाल बुद्धि नचिकेता ने कहा, जब पिता सब कुछ दान कर देंगे तो मुझे किसको दान करेंगे? इन्होंने इग्नोर किया, ऋषि ने, वाजश्रवस ने। बालहठ में नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी मुझे किसको दान करेंगे? जब बार बार प्रश्न पूछा गया तो झल्ला कर इन्होंने कहा, मैं तुमको मृत्यु अर्थात यम को दान करूंगा। इतना सुनने के बाद जो है नचिकेता पिता की आज्ञा से यमलोक आए। जब यमलोक में नचिकेता पहुंचे तो यम जो है बाहर गए हुए थे, तो वहां पर नचिकेता ने अन्न जल ग्रहण किए बिना उनकी प्रतीक्षा प्रारंभ कर दी। 3 दिन बाद जब यम आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक 3 दिन से बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो उसकी इस तपस्या से, उसके इस व्यवहार से वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम 3 दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किए हो, तुम 3 वरदान मांग सकते हो। तो नचिकेता ने यम से पहला वरदान मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो। दूसरा वरदान यह मांगा कि मुझे जो यज्ञ विद्या का ज्ञान दिया जाए, उनको मिला। तीसरा उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इसको हमको बताया जाए। तो वही जो तीसरा प्रश्न था, वही यम नचिकेता का ब्रह्म के संबंध में वार्तालाप है, वही है यम नचिकेता संवाद। इसमें जो है यम ने नचिकेता को बताया, आत्मा न तो जन्म लेती है न तो मरती है, यह शाश्वत है, यह अजन्मा है, यह अमर है। ये है आपका यम नचिकेता संवाद। और इसको पीजीटी प्रवक्ता प्लेलिस्ट जाइएगा 2011 के दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 58।
औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी? ऑप्शन है आजम, बी है अकबर, सी है मुअज्जम, डी है कामबख्श। तो ये जो है चारों औरंगजेब के पुत्र थे। एक पांचवा पुत्र सुल्तान मोहम्मद। तो यहाँ 4 का दिया गया है। ये अकबर, बादशाह अकबर नहीं है, इनके पुत्र शहजादा अकबर हैं और इन्होंने ही विद्रोह किया था, इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही है। हुआ क्या है कि जब राजपूतों, मेवाड़, मारवाड़ के विरुद्ध जो है औरंगजेब ने कार्रवाई प्रारंभ की, तो इन लोगों ने इनके पुत्र मुअज्जम को पहले औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया, लेकिन मुअज्जम तैयार नहीं हुआ। तब जाकर उन्होंने अकबर पर दांव खेला और अकबर ने जो है 1681-80 ईस्वी में विद्रोह किया और 1681 ईस्वी में दुर्गादास राठौर व सिसोदिया राजपूतों की सहायता से 1681 ईस्वी में विद्रोह करके अपने को बादशाह घोषित कर दिया। किसने किया? शहजादा अकबर ने किया। बादशाह घोषित करने के बाद वह अजमेर की ओर चला और अजमेर में पहले से ही राजपूतों के विरुद्ध अभियान में औरंगजेब लगा हुआ था। जब औरंगजेब को यह सूचना मिली कि उसके पुत्र ने विद्रोह करके अजमेर को आने का प्रयास कर रहा है, उसका साथ राजपूत दे रहे हैं, तब उसने क्या किया? मुअज्जम को कहा कि एक सेना लेकर के, बड़ी सेना लेकर के आप इधर आइए। दूसरा, वो खुद जो है अजमेर से 8 मील की दूरी पर एक स्थान है दोराहा पर आकर के जो है अपना शिविर डाला। शिविर डालने के बाद औरंगजेब ने कूटनीति से कार्य करना प्रारंभ किया। अकबर के एक सहयोगी थे तहब्बर, सहयोगी थे और इनके जो है हर तरह के कार्यों में मदद करने वाले, थिंक टैंक समझिए इनको, तहब्बर थे। तो तहब्बर के ससुर से औरंगजेब ने तहब्बर के लिए एक पत्र लिखवाया कि अगर वह शाही शिविर में लौट आता है तो उसके परिवार को बख्श दिया जाएगा, अन्यथा उनके परिवार के साथ अनुचित व्यवहार किया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। यह जब समाचार तहब्बर को मिला तो वह शाही शिविर में लौट आया। जब शाही शिविर में लौट आया तो उसकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी। हत्या करवाने के बाद औरंगजेब ने एक और कुचक्र किया। उसने एक पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। पत्र किसके नाम से लिखा? शहजादा अकबर के नाम। शहजादा अकबर के नाम से एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने शहजादा अकबर की प्रशंसा की कि उसने जो है और राजपूतों को उलझाकर यहां तक लाया। अब ऐसी जगह पर लाए जहां से राजपूतों पर दोनों तरफ से आक्रमण किया जा सके। इस पत्र को औरंगजेब ने चतुराई से दुर्गादास के शिविर के पास फेंकवा दिया। वह पत्र दुर्गादास के हाथ लगा। दुर्गादास का अकबर के प्रति जो विश्वास था वो खत्म हो गया। राजपूत सेनाएं वहां से चली गई। जब चली गई तब उसके बाद क्या किया? अकबर आया संभाजी के पास, मराठा संभाजी के पास आया। संभाजी ने उसको शरण दिया, लेकिन जब औरंगजेब ने दबाव बढ़ाया तो संभाजी के पास से अकबर भाग करके फारस ईरान चला गया। वहीं पर उसकी 1704 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इसीलिए जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके 2 पुत्र अकबर और सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु पहले हो चुकी होती है। शेष जो बचते हैं 3, उन्हीं में जो है सत्ता के लिए संघर्ष होता है। आपको विकल्प पता चल गया है। आइए एक बार तेजी से देख लेते हैं।
औरंगजेब की राजपूतों के प्रति नीतियों एवं मेवाड़ से हटाए जाने के से क्षुब्ध होकर शहजादा अकबर ने 1681 में विद्रोह कर दिया। दुर्गादास राठौर सिसोदिया राजपूतों की मदद से 11 जनवरी 1681 में अकबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। राजपूत सेनाओं के साथ अकबर अजमेर की ओर बढ़ा। स्थिति से निपटने के लिए औरंगजेब ने शीघ्र शहजादा मुअज्जम को अपनी सेना के साथ आने का आदेश दिया। स्वयं अजमेर से 8 मील दूर दोराहा नामक स्थान पर अकबर से मुकाबला करने के लिए आ गया। सर्वप्रथम औरंगजेब ने अपने विद्रोही पुत्र से युद्ध की बजाय एक कूटनीतिक चाल चली, जिसमें सफल हुआ। तहव्वर खां, जो अकबर का मुख्य सलाहकार था, को औरंगजेब ने सूचना भेजकर शाही शिविर में बुलाया तथा कत्ल करवा दिया। तत्पश्चात एक पत्र के माध्यम से सूचना फैलाकर अकबर को राजपूतों से अलग करवाया। अकबर की स्थिति दयनीय हो गई। अकबर मराठा शासक संभाजी की शरण में पहुंचा। औरंगजेब द्वारा पीछा करने के कारण अकबर ईरान भाग गया, जहां उसकी 1704 में मृत्यु हो गई। अकबर को औरंगजेब क्या कहता है? भारत को व्याकुल करने वाला। अकबर को, शहजादा अकबर को औरंगजेब कहता है भारत को व्याकुल करने वाला। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? ऑप्शन ए अकबर, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन, डी है कनिष्क। ये पूछ रहा कि प्रथम बार किसने राजकीय संरक्षण दिया, तो आप सबको पता होगा वह महान सम्राट प्रथम अशोक था। ऑप्शन ए है। उसके शिलालेख से लेकर के राज्य के कार्यों तक में आप देख सकते हैं, पदाधिकारियों की नियुक्ति तक में देख सकते हैं, विदेशी संबंधों में देख सकते हैं। उसने बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज्यादा योगदान दिया। दूसरा कनिष्क हैं, जिन्होंने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, लेकिन प्रथम कौन है? अशोक ही हैं। इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60। चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है नाडु, बी है कुर्रम, सी है कोट्टम और डी है तनियूर। अब चोल साम्राज्य में एकल इकाई के रूप में विशाल ग्राम, ग्राम की बात नहीं कर रहा, इसको आप समझिए, विशाल ग्राम की बात कर रहा है। तो चोल शासन व्यवस्था में हम लोग देख सकते हैं, उनमें जो प्रशासनिक वर्गीकरण होता है किस तरह से होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? साम्राज्य होता है। साम्राज्य को 6 मंडल में बांटा गया था। मंडल को हम प्रांत कह सकते हैं। इन प्रांतों को कोट्टम या बलनाडु में बांटा गया है। ये जो हमारी कमिश्नरी नहीं है, कमिश्नरी वर्तमान की, इसी तरह की व्यवस्था थी। इन कोट्टम या बलनाडु को विभाजित किया गया है। नाडु में, नाडु क्या है? वर्तमान जिले की तरह की संरचना है। इसकी एक सभा होती थी। इसकी सभा को नट्टार कहा गया। आपकी परीक्षा में एक बार पूछा गया है नट्टार क्या है। फिर ये नाडु कुर्रम में विभाजित थे। कुर्रम क्या है? गांव का समूह है, गांव का समूह है, ग्राम समूह है। और एक गांव का समूह फिर बटेगा ग्राम में, और इसी ग्राम में जो छोटे गांव होंगे, बड़े गांव होंगे ना, और जो विशाल गांव होते थे, विशाल गांव होते थे, विशाल गांव या ग्राम, उनको कहते थे तनियूर। क्या कहते थे? तनियूर। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन डी देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? तनियूर। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक बार तेजी से देख लीजिए। चोलकालीन प्रशासनिक संरचना, साम्राज्य, 6 मंडल जिन्हें प्रांत कहते थे, कोट्टम बलनाडु कमिश्नरी के समान, नाडु जिला, स्थानीय सभा इसकी नाटूर या नट्टार, कुर्रम ग्राम समूह, उसके बाद ग्राम होता था, बड़े गांव में तनियूर होता था। क्लियर हुआ? चले आगे। क्वेश्चन है 61।
निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है घटोत्कच, सी है समुद्रगुप्त ने और डी है श्री गुप्त ने। हमको पता है कि गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के बाद हुए हैं घटोत्कच। घटोत्कच, इन लोगों ने जो उपाधि धारण की थी वो महाराज की है। इसके बाद 319 से 334 ईस्वी तक जो शासन किए हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम उनका नाम है। और इन्होंने पहली गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज, आपके परीक्षा में इसी पीजीटी में एक प्रश्न पूछा गया है, उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। इन्होंने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और एक प्रश्न पूछा गया, गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था, जिसकी शुरुआत है 319 ईस्वी में। कौन सी संवत है? गुप्त संवत। क्लियर हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम के रजत सिक्के मिले हैं। तो सर्वप्रथम रजत सिक्के किसके मिले हैं? चंद्रगुप्त प्रथम के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके उनकी शैली पर रजत सिक्के जारी किए थे, लेकिन वर्तमान में हमको चंद्रगुप्त प्रथम के भी सिक्के चांदी के मिले हैं। अगर विकल्प में चंद्रगुप्त प्रथम है तो हमको वरीयता देना, अगर ये वाला प्रश्न पूछता है चांदी के सिक्के वाला। इसके बाद इन्होंने विवाह किया था लिच्छवि राजकुमारी, लिच्छवि राजकुमारी कुमार देवी से। लिच्छव राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इस विवाह के उपलक्ष्य में इन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए। इनके संबंध में चंद्रगुप्त प्रथम इसके उत्तर बनेंगे। इतना सब बताने के बाद आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। इनके संबंध में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो यहां से आपको पता चल जाएगा। देखिए, इससे पहले पूछा गया है पीजीटी 2003 में, पीजीटी 2004 में। 3 पूछा महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट का नाम बताइए। उसके बाद 2004 पूछा गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। समझ रहे हैं कितने बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है निम्नलिखित 62 नंबर में, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके एंशिएंट कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन है अहमदनगर, बी है बीजापुर, सी है गोलकुंडा, डी क्या है? हम्पी। तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व हम्पी करता है, ऑप्शन डी है। इसे हस्तिनावती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तिनावती भी कहते हैं। और विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। किसने किया था? 2 भाइयों ने। कौन ब्रदर थे? हरिहर और बुक्का ने किया था। कहां पर किया था? ये प्रश्न पूछता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर, तुंगभद्रा नदी के किनारे। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा कहां से मिली? इनको प्रेरणा मिली है, इनके गुरु थे विद्यारण्य और वेदों के भाष्यकार थे सायण। सायण और विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर के ये दोनों भाइयों ने, संगम के 2 पुत्र हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसको लिए क्या करना है? इसके लिए
पीजीटी 2004 का ये वाला प्रश्न देख लीजिएगा कि सन 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने की थी, वहां से आपको यहाँ की व्याख्या मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, बी है हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख, सी है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, डी है मेहरौली स्तंभ लेख। यह प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया, हम लोग डिस्कशन किए हैं और इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तक्षशिला के शासक से, तक्षशिला के यवन शासक थे एंटियाल किड्स, एक क्लियर हुआ। इनके जो है राजदूत थे जिनका नाम था हेलियोडोरस, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद काशी नरेश थे शुंग वंश के 9वें शासक थे भागभद्र। भागभद्र के शासन के 14वें वर्ष ये यवन इंटियालकिडस के राजदूत थे हेलियोडोरस। ये आए, इनकी राजधानी विदिशा, जिसके बेसनगर कहते हैं, विदिशा आए। और विदिशा आने के बाद हेलियोडोरस ने वासुदेव की पूजा की, एक स्तंभ की स्थापना कराई और वासुदेव की पूजा की। इस स्तंभ में जो लेख उत्कीर्ण है उसमें हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। क्या कहा गया है, भागवत, माने भागवत धर्म इसने ग्रहण किया है, भागवत भगवान के पुजारी हैं। और वासुदेव को देव देवस कहा गया है। क्या कहा गया है, देव देवस कहा गया है। यही भागवत धर्म के संबंध में प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाण है, जिसको कहते हैं हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख या हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख, बेसनगर का गरुड़ अभिलेख यही है। और ये परीक्षा में आपके बार बार पूछा जाता रहता है। इससे पहले देखिए पीजीटी 2005 और 2009 में पूछा गया था। 5 में क्या पूछा था, निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या था 2009 में, निम्नांकित में से किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई। प्रश्न भिन्न है, उत्तर एक है, उसकी व्याख्या हम लोगों ने कर ली है। आगे प्रश्न है 64, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, इस तरह के प्रश्नों पर हम लोगों ने लगातार पूर्व वर्षों के जो प्रश्नों डिस्कशन कर रहे थे तो करते आ रहे हैं, उसमें आप जो है उत्तर पाएंगे ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस ये हैं। और इनके बारे में बहुत चीजें जानते हैं, कुछ और चीजें जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारत के नवजागरण के अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, देख रहे हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नौ दिन का प्रभात तारा आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, 22 मई 1772 में बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधा नगर में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता रमाकांत बंगाल के नवाब के यहाँ कार्य करते थे और यहीं राम मोहन राय को राय राया की उपाधि मिली थी। बंगाल के नवाब ने क्या उपाधि थी, राम राया, राय राया।
राय की शिक्षा प्रायः पटना एवं वाराणसी में हुई। इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, फारसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू सहित 12 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। अन्य चीजें इनकी जो रचनाएं हैं, चाहे संवाद कौमुदी हो, चाहे मिरातुल अखबार हो, तूफात हो, इन सब के बारे में ब्राह्मणिकल क्रॉनिकल हो, हम लोगों ने लगातार प्रश्नों में चर्चा की है। और इनके द्वारा जो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1814 में, फिर जाके ब्रह्म समाज की स्थापना होती, उनकी हम लोग चर्चा बार बार परीक्षाओं में कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त प्रथम, बी है हर्ष, सी है धर्मपाल, डी है विजयसेन। इससे पहले यहां से एक प्रश्न बन चुका है, विक्रमशिला विहार किसने बनवाया था? तो आइए हम लोग समझते हैं। बंगाल में पाल वंश की स्थापना एक बार पूछा है, किसने कराया है? तो आपको यहां से भी रिवीजन हो जाएगा, गोपाल ने करवाया है। और एक बार पूछा है कौन आनुवंशिक जो है शासक नहीं था? तो गोपाल को वहां की जनता ने बंगाल में अराजकता होने पर बुला करके शासक बनवाया था। और गोपाल ने एक बिहार बनाया, ओदंतीपुर, ओदंतीपुर बिहार। ये बिहार है नालंदा है ना, नालंदा बिहार में, वहां में है पर जो है शरीफ एक एरिया है, वहां पर बिहार शरीफ बोलते हैं जिसको, बिहार शरीफ में उसने क्या बनवाया है? ओदंतीपुर। किसने बनवाया है? गोपाल ने। एक बार प्रश्न पूछा गया पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो पाल वंश का जो प्रतापी शासक था, इसी गोपाल का पुत्र धर्मपाल था, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। समझ रहे हैं? एक बार प्रश्न पूछा है तो कौन था? धर्मपाल था। धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में, कहां पर? भागलपुर में विक्रमशिला महाविहार बनवाया, या विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया। विक्रमशिला महाविहार कहिए चाहे विश्वविद्यालय कहिए, यहां जो है स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी। साथ में धर्मपाल ने बांग्लादेश के, कहां पर? बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर में, नौगांव जिले के पहाड़पुर में सोमपुर विहार का निर्माण कराया। तो प्रश्न पूछ रहा था सोमपुर विहार का निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर हमको मिल गया, सोमपुर विहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। धर्मपाल की भूमिका त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी आप लोग देख लीजिएगा, जहां पर उत्तर पथिन स्वामिन की उपाधि धारण करता है, तो वहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं, इसको समझिएगा। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2005, 2009, 2010। विक्रमशिला विहार की स्थापना शासकों द्वारा कराई गई। विक्रमशिला महाविहार कहां स्थापित है? पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? देख लिया आपने। आगे आइए, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल है। ए ऑप्शन आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल, और डी क्या है? राखी गढ़ी। देखिए हम लोग जो है दो बड़े स्थल हड़प्पा सभ्यता के, एक मोहनजोदड़ो को मानते हैं और दूसरा किसको मानते हैं? हड़प्पा को। मोहनजोदड़ो लगभग 300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है, ये 150 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है। और ये कहां पर है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा भारत में है? बताइए। हाँ, ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। और भारत का जो सबसे बड़ा है स्थल है राखी गढ़ी, जो हरियाणा के जिंद में है। इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। और यह है 350 हेक्टेयर में फैला है, लगभग 3.5
वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। आलमगीरपुर और लोथल बहुत छोटे क्षेत्र हैं। कालीबंगा 250 हेक्टेयर के आसपास का है। और ये जो राखी गढ़ी है ये भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है। समझ आ रहा है? आइए इसके बारे में समझ लेते हैं, देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल लगभग 300 हेक्टेयर, हड़प्पा का क्षेत्रफल लगभग 150 हेक्टेयर है, राखी गढ़ी का क्षेत्रफल 350 हेक्टेयर 3.54 किलोमीटर है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा संग्रह स्थल। इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने की। उत्खनन 1997 से 99 में अमरेंद्र नाथ ने करवाया। यह स्थल हरियाणा के जींद के निकट घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा 250 हेक्टेयर, लोथल 25 हेक्टेयर, आलमगीरपुर 20 हेक्टेयर है। बहुत छोटे छोटे साइड से हड़प्पन एरियाज हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 67। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना बैसाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई? ये गलत है, घटित हुई है। ठीक है, इसमें से कौन सी घटना है जो बैसाख पूर्णिमा को घटित हुई? ऑप्शन ए है जन्म, बी है गृह त्याग, सी है संबोधि और डी क्या है? महाभिनिष्क्रमण। 35 वर्ष की अवस्था में जब बुद्ध जो है बोध गया को और क्या नाम से कहते हैं? उर्वेला। अगर उर्वेला रहे विकल्प में तो उर्वेला भी आपको पता होना चाहिए। उर्वेला में निरंजना नदी के तट पर, किस नदी के? निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर एक वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे जब तपस्यारत थे तो इनको जो है बैसाख पूर्णिमा की रात में ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी ज्ञान प्राप्त होने को कहते हैं संबोधि। क्या कहते हैं? संबोधि। तो पूछ रहा कौन सी घटना बैसाख पूर्णिमा को घटित हुई थी? तो ऑप्शन सी में देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है? संबोधि लिखा हुआ है। यही संबोधि जो है घटित हुआ था। इसके बाद जो है वो बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए। और जिस वृक्ष के नीचे हुआ था उस वृक्ष का क्या नाम है? बोधि वृक्ष कहते हैं ना, पूछ बोधि वृक्ष कहते हैं उसको। और वह स्थान बोध गया है। बोध गया आज भी बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल है। समझ रहे हैं? 35 वर्ष की उम्र में बोध गया उर्वेला में बैसाख पूर्णिमा की एक रात वटवृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वह बुद्ध कहलाने लगे। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोध वृक्ष कहलाने लगा। तथा बुद्धत्व प्राप्त करने की घटना इतिहास में संबोधि की संज्ञा से सुप्रसिद्ध हुई। इसी दिन से वे तथागत हो गए तथा गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके अनुयायी बौद्ध कहलाने लगे। आज भी बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थस्थल है। 2 प्रश्न और है। एक है जब वो घर से बाहर निकलते हैं महल छोड़ करके तब क्या कहते हैं बौद्ध ग्रंथों में। दूसरा, जब वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं प्रथम बार तो क्या कहते हैं? ये भी आपको पता रहे। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जब उन्होंने 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में शिक्षा दी तो उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये दोनों टर्म भी आपको पता रहे परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी या शासिका थी? ऑप्शन ए नूरजहां, बी है चांद बीबी, सी है रजिया सुल्तान, डी है दुर्गावती। आइए देख लेते हैं। नूरजहां किसके समय थी? जहांगीर के समय, मतलब मुगल काल में आएगा। चांद बीबी ये बीजापुर की रानी थी, अहमदनगर के राजा की बहन थी नवाब की। ये भी अकबर के समय की मामला है।
रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश के बाद जो है 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सल्तनत पर शासन किया था। उसके बाद दुर्गावती गोंडवाना की शासिका रही हैं। कहाँ की? गोंडवाना की। ये किसके समय की घटना है? अकबर के समय की घटना है। ये तीनों घटनाएं कौन कौन सी? ए और ए सब मुगल कालीन है। ये एक घटना है सल्तनत कालीन, इसीलिए रजिया को पहला मध्यकालीन महिला शासिका माना जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन पर आइए। 69 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए डूरंड योजना, बी है मार्ले मिंटो सुधार, सी है माउंटबेटन योजना, डी है बॉवेल योजना या बेबल योजना। हुआ क्या था कि 20 फरवरी 1946 में इटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने घोषणा की कि जून 1948 तक जो है हम सत्ता भारतीयों को सत्ता क्या करेंगे? भारतीयों को हस्तांतरित कर देंगे। यह घोषणा ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री इटली ने की, सत्ता भारतीयों को कर देंगे। अब जून 1948 तक सत्ता भारतीयों में देने के लिए, उस कार्य को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने माउंटबेटन को भारत का जो है गवर्नर जनरल बना के भेजा। माउंटबेटन भारत आया, भारतीय नेताओं से मिला, इनके विचार समझे, फिर वो इंग्लैंड गया और लौट करके उसने 3 जून 1946 को एक प्लान प्रस्तुत किया, एक योजना प्रस्तुत की सार्वभौम सत्ता के हस्तांतरण के, भारत के विभाजन के, आजादी के प्रस्तुत की 3 जून 1946 को। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना। इसी को कहते हैं मनबाटन। एक बार पूछा गया है मनबाटन योजना क्या है? मनबाटन योजना। इसी को कहते हैं प्लान बाल्कन, प्लान बाल्कन या बाल्कन योजना। ये तीनों इसी के नाम हैं। इसी के द्वारा सार्वभौम सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। ऑप्शन सी में देखिए माउंटबेटन योजना आपके सामने मिल जाएगी तत्काल, उसको आप टिक करिए। अब ये समझ लिया जाए वो जो 3 जून 1946 की माउंटबेटन योजना आई, उस योजना में कौन कौन से बिंदु थे, वो बिंदु हमको जानना चाहिए। एक था मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वो अधिराज्य, मुस्लिम बहुल क्षेत्र ये अधिराज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उनको करना क्या होगा कि नई संविधान निर्मात्री, नई संविधान निर्मात्री सभा बनानी होगी। समझ गए एक बात। दूसरा उसने कहा कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है, उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत है, यहां पर होगा जनमत संग्रह। यहां पर क्या होगा? जनमत संग्रह। और इस जनमत संग्रह के आधार पर यहां के लोग डिसाइड करेंगे उन्हें पाकिस्तान में जाना है कि भारत में रहना है। इसी तरह की व्यवस्था आसाम का एक मुस्लिम बहुल प्रांत था, आसाम का मुस्लिम बहुल प्रांत था सिलहट। सिलहट के लिए भी जनमत संग्रह की बात इस योजना में की गई। इसके अलावा इस योजना ने जो है सिंध और बलूचिस्तान के लिए, सिंध और बलूचिस्तान के लिए कहा कि वहां के जो विधानमंडल हैं
विधानमंडल जो पारित करेंगे, विधानमंडल की बात मान्य होगी। मतलब अगर विधानमंडल यह पारित कर देते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान में जाएगा, भारत में जाना है तो भारत में जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, पंजाब, बंगाल, आसाम, इन सबके सीमा रेखा के निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया। और इसके बाद जो रजवाड़े थे, रजवाड़ों को स्वनिर्णय का अधिकार दिया गया। वह तो भारत में अब जाने का निर्णय कर सकते हैं या पाकिस्तान में जाने का निर्णय कर सकते हैं या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। ये है माउंटबेटन योजना। इससे पहले आपके पीजीटी में देखिए 2005 में पूछा गया है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। वहां से जाकर के देखिएगा, आपकी क्लियरिटी और बेहतरीन हो जाएगी। समझ रहे हैं? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 70 है, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खनुआ के युद्ध में बाबर ने हराया? ऑप्शन है राणा सांगा, बी है उदय सिंह, सी है मान सिंह, डी है राणा प्रताप। तो आइए इसको समझ लेते हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया। और बाबर की जो जीवनी है तुजुक बाबरी या बाबरनामा, उससे पता चलता है कि राणा सांगा ने उनको भारत में इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। एकमात्र स्रोत है जहां से पता चलता है। इसके बाद बाबर जो है निश्चय करता है कि वह भारत में रहेगा, भारत में ठहरने का, भारत में रुकने का निश्चय जब करता है, तब जाकर राणा सांगा को लगता है कि इसको भारत से बाहर करना जरूरी है। तब इन दोनों के मध्य जो है 16 मार्च 1527 में खानुआ के मैदान में खानुआ का युद्ध होता है। खानुआ का युद्ध होता है। खानुआ के युद्ध से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको हम जान लें। जब युद्ध खानुआ के लिए राणा सांगा और बाबर के बीच होने वाला होता है, तो उससे पहले बाबर की सेना पानीपत के युद्ध और युद्धों में बहुत अधिक थक गई थी। कुछ सैनिक उसको वापस जाना चाहते थे। फिर क्या किया बाबर ने, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का परिचय दिया और एक जोशीला भाषण दिया। और उसने उस भाषण में बताया कि वह जो है शराब छोड़ देगा, शराब के जितने बर्तन हैं वो तोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद सैनिकों के तमगा एक कर है, इससे मुक्त कर दिया जाएगा। और युद्ध के बाद जो काबुल जाना चाहते हैं उनको काबुल जाने की अनुमति दे दी जाएगी। और युद्ध को जिहाद कहा, जिहाद का नारा दिया। पूछता है किस युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया था? खानुआ के युद्ध में दिया था। फिर मुकाबला होता है। राणा सांगा की सेना अधिक होती है, प्रत्येक इतिहासकार मानते हैं। इस युद्ध में जो है राणा सांगा घायल हो जाता है, तो उसका एक सरदार होता है झाला अज्जा, उसको मुकुट पहनाया जाता है। अंततः जो है राणा सांगा की पराजय होती है और बाबर विजयी होता है। विजयी होने के बाद बाबर जो है किसकी उपाधि देता है? गाजी की उपाधि लेता है। जिहाद घोषित किया था और जीतने के बाद उपाधि किसके लिए? गाजी की। किससे लड़ा था? राणा सांगा से ना, राणा सांगा से। इसमें देखिए ऑप्शन ए क्या है? राणा सांगा। इसलिए ऑप्शन ए राणा सांगा जो है क्या है? करेक्ट, यही ऑप्शन है। पीजीटी 2000 के क्वेश्चन नंबर 3 भाग 3 को 97 पे जाइएगा। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की? यह प्रश्न देखिए पूछा जा चुका है इस रूप में पहले। क्वेश्चन नंबर 71 है,
लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वल्लभी, बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र, डी है राजगृह। तो क्या पूछ रहा है? तृतीय शताब्दी में जैन संगोष्ठी, दो जैन संगोष्ठियां हुई थी। एक हुई थी 310 बीसी में, कहां पर हुई थी? वल्लभी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने। संरक्षक राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसमें हुआ क्या था? वो हीनयान, हीनयान तो बौद्ध धर्म में है। श्वेतांबर और दिगंबर में, श्वेतांबर एंड दिगंबर में क्या हुआ? यहां पर विभाजन हो गया। उसके बाद 512 ईस्वी में दूसरी जैन संगीति हुई थी। ये कहाँ हुई थी? वल्लभी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवर्धिगण क्षमा श्रवण ने। और इसमें क्या हुआ था? जैन आगमों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था। जैन आगमों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था। इसी में संकलित किया गया था। इसमें देखिए प्रथम पूछ रहा, प्रथम इसमें देखिए ऑप्शन सी कहां पर है? पाटलिपुत्र, इसलिए यह आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 2009 में पूछा गया, 10 में पूछा गया, हम 13 कर रहे हैं, 13 में पूछा गया। क्या था? प्रथम जैन सभा आयोजित की गई था, स्थान पूछ रहा है। जैन ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ है ना? यहां पर भी इसके हम लोग विस्तार से चर्चा की है, वहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंत में, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, सी है महारानी की घोषणा के अंतर्गत, डी है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। यह प्रश्न आपका अभी पूछा गया है, जल्दी ही हम लोग कर रहे थे। तो एक संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात पूछ रहा है। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, उसी के द्वारा जो है संविधान सभा के निर्माण की बात की गई है। और ये संविधान सभा किसके आधार पर बनेगी? वयस्क मताधिकार पर। और इसमें एक बात ये थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। और उस समय था 389 संविधान सभा में मेंबर होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? पीजीटी 2010 जो दूसरी क्लास की क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहां से आपको पूरा विवरण प्राप्त हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 73, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। ए है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी है रास बिहारी बोस द्वारा, सी है चंद्रशेखर आजाद द्वारा, डी है सरदार भगत सिंह द्वारा। ये क्या पूछ रहा है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से पहले 1924 में कहां पर? कानपुर में स्थापना हुई थी। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की किसके नेतृत्व में? सचिंद्र नाथ। ये प्रश्न बनता है, सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में हुई थी। इसी संगठन ने 1925 में काकोरी कांड किया था। क्या किया था? काकोरी कांड किया था। सहारनपुर से जाने वाले ट्रेन को लूटा था। उसके बाद बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, बहुत से क्रांतिकारी भाग गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियां ठप हो गईं। अब इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए फिर से
1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में फिर से गठन हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका मतलब हुआ, इसने कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, भारत में एक समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। और इसने जो है, इसका लक्ष्य क्या था, स्थापना करना। इसमें जो लोग सम्मिलित थे उसमें कौन थे, भगवती चरण वर्मा थे, शिव कुमार थे, और सिन्हा थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, जयदेव कपूर थे, ये लोग इसके मेंबर थे। अब पूछ रहा है कि गठित किसने किया, ऑप्शन सी में देखिए, चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया गया है। आइए समझते हैं। 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए के प्रतिनिधियों ने एक बैठक की, जिसमें एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी कार्रवाई द्वारा समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। इसके सक्रिय सदस्य भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, भगत सिंह, सुखदेव। और ज्यादा इसके बारे में जानना है, जो 3 कांड घटनाएं से जुड़ी हुई हैं, उसके लिए क्या करना है, टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई है, उस प्रश्न की व्याख्या में आप देखिएगा, पूरी घटना आपको सविस्तार मिलेगी। आगे चलते हैं। 74 है क्वेश्चन नंबर। ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है, ए है शाहबाजगढ़ी में, बी है जूनागढ़ अभिलेख में, सी है भितरी अभिलेख में, डी है बोगजकोई अभिलेख में। ये प्रश्न पहले पूछा गया है, ये है बोगजकोई अभिलेख, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ये है एशिया माइनर का क्षेत्र है, एशिया माइनर, वह क्षेत्र वर्तमान में तुर्की में है। यहां पर 1400 बीसी का, 1400 बीसी माने ईसा पूर्व का बोगजकोई नामक स्थान है, बोगजकोई नामक स्थान है। यहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख है क्या कि वहां के राजा थे हित्ती और मित्तानी, इन दोनों के मध्य होती है संधि, और संधि के जो साक्षी बनते हैं वो बनते हैं वैदिक देवता। संधि के साक्षी कौन बनते हैं, वैदिक देवता। वो वैदिक देवता कौन से हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। समझ रहे हैं। एक बार प्रश्न पूछा है बोगजकोई अभिलेख में उन वैदिक देवताओं का नाम बताइए जो दिए गए हैं, तो आपको क्या बताना है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो आप इसको समझ गए हैं। ये पहले पूछा गया है 2005 के क्वेश्चन नंबर 44 में। एशिया माइनर से प्राप्त बोगजकोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वह हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा दी। ए है अकबर, बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी क्या है, औरंगजेब। इसका सही उत्तर है बी, जहांगीर है। जहांगीर ने क्या किया था, आगरा में शाह बुर्ज से यमुना के किनारे 30 गज की जंजीर, 30 गज की जंजीर जिसमें 60 घंटियां लटकाई गई थी उसको लगाया था। इसको कहते हैं जंजीर ए अदली। क्या कहते हैं इसको, जंजीर ए अदली इसका नाम है। जिसको भी न्याय की प्रत्याशा रहती थी, न्याय चाहता था, वह जंजीर को हिलाता था और उसकी अर्जी सुनी जाती थी और न्याय उसको
प्रदान किया जाता था। इसके अतिरिक्त जो है जहांगीर ने 12 घोषणाएं की थी। ये प्रश्न बनेगा वो 12 घोषणाएं किसने किया था। आइए इन सबको हम लोग देख लेते हैं। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। वाकयात जहांगीरी नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जहांगीर ने आगरा किला के शाहबुर्ज से यमुना नदी के किनारे 30 गज लंबी एक सोने की जंजीर लगवाई जिसमें 60 घंटियां लटकती थी। इसे न्याय की जंजीर जंजीर अदली कहा जाता था। इसे खींचकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखता है कि मैंने साम्राज्य में 12 अध्यादेश जारी किए तथा यह आदेश दिया कि सभी जगह लागू किए जाए। इन 12 अध्यादेशों को आईन जहांगीरी कानून कहा गया। अगर पूछे आईन जहांगीरी क्या है या जहांगीरी कानून क्या है तो 12 अध्यादेश हैं वही आईन जहांगीरी हैं। वाक़ात जहांगीरी में इन अध्यादेशों को दस्तूर उल अमल कहा गया। इनको अमल में लाना है। 12 घोषणाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 करों, जकात, तमगा, मीर बहरी आदि का निषेध। सड़कों पर नंबर 2 चोरी डकैती के संबंध में नियम। मृत व्यक्तियों की संपत्ति पर तीसरा उसके उत्तराधिकारी का अधिकार होगा। उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में संपत्ति राज्य कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक भवनों, कुओं, तालाबों के निर्माण में होगी। मादक वस्तुओं के उत्पादन व बिक्री पर रोक। 5वां घरों पर अधिकार एवं अंग विच्छेद का निषेध। संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने की मनाही। चिकित्सालयों का उचित प्रबंध। 8 निश्चित दिनों बृहस्पतिवार को जहांगीर के सिंहासन रोहण और रविवार को अकबर के जन्मदिन पर पशुवध निषेध किया गया। रविवार के प्रति सम्मान। जहां जागीरों तथा मनसबों का सामान्य प्रमाणीकरण। मदद ए मास जिसका आईम भूमि का प्रमाणीकरण। बंदियों को क्षमादान। ये है जहांगीर के 12 अध्यादेश। समझ गए। इस तरह से हम लोगों ने आज की जो है अपनी क्लास समाप्त की है। और समाप्त करने से पहले आप लोगों से अपील है कि आप लोग फीडबैक अवश्य दीजिएगा। फीडबैक आपका माध्यम है लाइक और कमेंट। और आप लोग जो है पूरे धैर्य से पूरी क्लास में बने रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास हम लोग अतिशीघ्र करेंगे।